Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर, इनफैक्ट सीरीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी प्रोसीडिंग्स, इस तरह के केसेस हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा इशू है। हमारा जो टॉपिक है या क्वेश्चन वो बेस करता है बहनों को जायदाद में से हिस्सा कैसे मिल सकता है और क्यों नहीं मिलता, उसकी रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, क्यों बहनों को महरूम रखा जाता है जायदाद में से, क्यों बहनों को उनका वो हिस्सा नहीं दिया जाता जितना कि कानून ने उनको दिया है या इस्लाम ने उनको प्रोवाइड किया है। वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं और कैसे बहनें अपना हिस्सा, बेटियां अपना हिस्सा ले सकती हैं। चूँकि बाप की जायदाद है, वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि तेरे बाप की जायदाद नहीं है, तो मतलब कि मेरे बाप, तो बाप की जायदाद से मुराद यह है कि उसकी औलाद में जो इस्लाम ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया है उसके मुताबिक ही सभी में तकसीम किया जाएगा। अब इसका हिस्सा क्या है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये मैं इस लेक्चर में जिक्र नहीं कर सकता। ये बहुत डिटेल लेक्चर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर मैं डिटेल कंप्रीहेंसिव लेक्चर बना दूंगा कि अगर दो बेटियां हैं, एक बेटा है तो हिस्सा कितना होगा, दो बेटे हैं और एक बेटी है तो हिस्सा कितना होगा, माँ का कितना हिस्सा होगा, बगैर बच्चों के जो बीवी है, एक शख्स की दो से ज़्यादा बीवी हैं और एक में से औलाद नहीं तो उसका कितना हिस्सा होगा, जिनकी औलाद है उसका कितना हिस्सा होगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं कंप्रीहेंसिव इंशाल्लाह जल्द लेक्चर अपलोड कर दूंगा। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बहनें बाप के तरके में से, बाप की जायदाद में से हिस्सा कैसे ले सकती हैं और हिस्सा क्यों नहीं मिलता। हमारी सोसाइटी में, माशरे में बहनों को, बेटियों को हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता, इसकी वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, क्या ग्राउंड्स हैं और कैसे इस माशरे, इस सोसाइटी की बहनें, बेटियां अपना हिस्सा ले सकती हैं अपने बाप की जायदाद में से। चूँकि वो किसी का नहीं मांग रही, वो किसी से छीन नहीं रही, वो किसी के ऊपर अपना हक नहीं जता रही, ये उनके बाप की जायदाद है। बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि तेरे बाप की जायदाद नहीं है, तो मीन ये उनके बाप की जायदाद है और बाप की जितनी औलाद होगी, माँ सिवाय जो हराम की औलाद है उसका जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो हलाल की जायदाद होगी मुताबिक सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह के मुताबिक जो औलाद पैदा होती है उसका जायदाद में से जो हिस्सा है वो वैसे ही तकसीम होगा जैसे इस्लाम ने या कानून ने कह दिया। अब तकसीम क्यों नहीं होता, क्यों नहीं मिलता, वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, इसको आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपनी हेल्प करनी है, किसी को सलाम कर लें, किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को खाना खिला दें, पानी पिला दें, कुछ भी कर दें, ये मेरी फ़ीस के लिए और उसकी हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बहनों को जायदाद में से हिस्सा क्यों नहीं मिलता, वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, ये सही है या गलत, अगर नहीं मिलता तो कैसे लिया जाए और अगर मिलता है तो वो भी एक गुजारे लायक, एक जान छुड़ाने वाली बात है कि बस मगरों लान वाली गल की है, पंजाबी च आखते हैं ना मगरों ला देता, तो मगरों उतारने वाली, एक जान छुड़ाने वाली बात होती है कि बस थोड़ा बहुत दे के इनको टरखा दें, तो वो अपना पूरा हिस्सा कैसे ले सकती हैं और इसमें कौन कौन से दावाजात अट्रैक्ट होते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो वो कौन सी, अगर नहीं हो सकती तो वो कौन सी नहीं हो सकती, जिसको जर्नली बहुत से मेरे दोस्त वकला साहिबान भी लॉन्च करवाते हैं उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जिसका कोई हल नहीं निकलता। और ऐसे बहुत से दावाजात भी कर देते हैं जो कि इस मैटर को अट्रैक्ट ही नहीं करते, और जो अट्रैक्ट करते हैं वो कौन कौन से दावाजात हैं, बेहतर सोर्सेज कौन से हैं, उनको आगे डिस्कस करते हैं हम। पहले तो 3 ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनकी बिना के ऊपर बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। फर्स्ट, इमोशनली ब्लैकमेल, जो कि 99.9% एप्लीकेबल किया जाता है। अगर दाव लग गया तो पंजे की ऊँच, अगर ना लग गया तो देखी जाएगी। इमोशनली ब्लैकमेल क्या है, भाई बहन के पास जाता है, बेटा बेटी के पास जाता है, अगर तूने जायदाद में से हिस्सा लिया तो ज़िंदगी भर भाई को मुर्दा समझ ली, मेरा मरेगा ही मुंह देखेगी,
मैं तेरे नाल सलाम नहीं लेना। अब बहनें जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, ये सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, नरम दिल होती हैं, स्पेशली भाइयों के लिए। ये बेचारियाँ कहती हैं कि हम भाई रख लें, जायदाद को हमने दफ़ा करना है। लेकिन एक चीज़ आपको और यहाँ पर बताता चलूँ कि ऐसी जितनी भी बहनें हैं, ये मैं आपको सोसाइटी का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने केसेस के एक्सपीरियंस से। ये मैं आपको कोई ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा, मेरे केसेस के एक्सपीरियंस से आपको बातें बता रहा हूँ कि वो बहनें जिन्होंने हिस्सा लिया, भाई उनसे मुलाकात रखते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाइयों को लालच होती है कि यार सस्ते दामों हमें ये ज़मीन प्रॉपर्टी सेल कर देंगी। और वो बहनें जिन्होंने प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लिया, भाई उनसे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। एक और ऐसे बहुत सी बहनें हमारे पास आती हैं, तो फिर भाई उनसे सलाम भी लेते हैं, अल्लाह के फजल करम से मिन्नतें भी करते हैं, और सुबह शाम उनके घर पर चक्कर भी मारते हैं जब हम उनके केसेस को आगे प्रोसीड करते हैं। एनीवे, तो इमोशनली ब्लैकमेल कि अगर ज़मीन में से, जायदाद में से हिस्सा लिया तो मेरा मरेदा मुंह देखेंगी, मैं तेनों कोई नहीं बुलाना, मैं तेरे नाल कलाम ही कोई नहीं करना, मैं छड़ देंगा, मेरे वास्ते मर गई तू। अब बहनें सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं, वो मान जाती हैं, ठीक है जी आप ले ले। दूसरा ब्लैकमेलिंग, दूसरा धोखाधड़ी। धोखाधड़ी क्या? बहन को पता ही नहीं, क्योंकि अब ये एक ट्रस्ट ऑफ लेवल है ना, कि अब मैं हूँ, कोई भी इंसान इस दुनिया में है, उसके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर उसका एतमाद बनिस्बत उन लोगों के जो ब्लड रिलेशन नहीं होते ज़्यादा होता है। अब बहन के पास स्टाम्प ले आए, उसके ऊपर तहरीर लिखवा ली, या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट ले आए, डॉक्यूमेंट्स ले आए, उसके ऊपर तहरीर लिखवा ली, अंगूठा लगवा लिया, सिग्नेचर करवा लिए, थंब इंप्रेशन उसके ऊपर ले लिए। बहनें उस चीज़ को नोटिस नहीं करती, देखती नहीं है। और बहुत सी तो मेरी बहनें, इस सोसाइटी की औरतें, इस सोसाइटी की बेटियां ऐसी भी हैं जिनको इंग्लिश या कोर्ट लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, जिसकी वजह से वो बगैर पढ़ेगा, ठीक है हमारा भाई है ना, कौन सा कुछ ऐसा गलत करवाएगा, साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा जो अडॉप्ट किया जाता है वो ये कि एक तो धोखाधड़ी, ये बता दी, तीसरा भी ऑलमोस्ट धोखाधड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो फेस है वो डिफरेंट होता है। डिपार्टमेंट के लोगों से, तहसीलदार से, पटवारी साहबान से, या और जो भी लैंड रिकॉर्ड से कनेक्टेड हैं, डील करें, उनके साथ मिली भगत करके, खुर्द बुर्द करके, अपनी किसी और को बहन शो करवा के उससे बयान हल्फी ले लिया, इकरारनामा ले लिया, उससे स्टाम्प ले लिया और प्रॉपर्टी को अपने नाम पर मुंतकिल करवा लिया। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, और ये तीनों ही ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट के अकॉर्डिंगली टर्मिनेटेड की जाती है। इनकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू, कोई इन्फोर्सेबिलिटी इन द आई ऑफ लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि भाई पहले बहनों को वर्गला के, फिसला के, इमोशनली ब्लैकमेल करके, धोखाधड़ी से सेटलमेंट करके, खुर्द बुर्द करके प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम पर लगवा लेते हैं। तो लिहाजा ऐसी किसी भी सिचुएशन में वो बहन, वो बेटी ज़िंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर अपने हक की दाद रसी के लिए अदालत से रजू कर सकती है, चाहे इन तीनों में से कोई भी। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इमोशनली ब्लैकमेल स्टोरी वाइज आपको बताया, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो बहन उसके अंदर कॉन्सेंटली ट्रांसफर करती है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्यों? उसको होता है कि मेरे भाई रह जाए, मैंने जायदाद का क्या करना है अगर भाई बिछड़ गए। और भाई माशाल्लाह से ऐसे होते हैं कि जिन बहनों से वो हिस्सा ले लेते हैं उनसे दोबारा सलाम भी नहीं लेते, और जो बहनें भाइयों से हिस्सा ले लेती हैं तो भाई जिंदगी सारी उनके घर के चक्कर मारते रहते हैं, किधरे ज़मीन वेच ना दवे तो साड़ा कोई शरीक ना आके उथे ले लवे, तो बेहतर सस्ते दामों तो सही है तो ज़मीन ले ली और इतना बना के रखिए। ये सोसाइटी का फेस दिखा रहा हूँ आपको, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं भी एक मर्द हूँ, मैं भी एक भाई भी हो सकता हूँ। एक बीइंग ए मर्द जो मैंने सोसाइटी से ऑब्जर्व किया, अपने केसेस से जो ऑब्जर्व किया, मेरे पास जो इस तरह के केसेस है, जो सोसाइटी का फेस मैंने देखा है, मैं उन चीज़ों से आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं कर रहा, ये जेन्युइन बातें बता रहा हूँ आपको मैं। तो अब होता क्या है कि जैसे ही अपना मतलब निकाला भाई ने, बंदे ने अपना मतलब, भाई ने अपना मतलब निकाला, उस वक्त तू केड़ी बहन थे, कौन बहन, कौन सी बहन। तो ये तीनों चीज़ें, दूसरा धोखाधड़ी से और तीसरा खुर्द बुर्द करके, मेल मिलाप करके डिपार्टमेंट के लोगों से प्रॉपर्टी को हथियाना, ये तीनों एस्पेक्ट्स को ऑनरेबल कोर्ट ने सस्पेंड किया है, टर्मिनेट किया है, इनको नल एंड वाइड करार दिया है इन द आई ऑफ लॉ। इनकी कोई अहमियत हैसियत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तीनों काम आपके साथ हो गए, आपकी वालदा के साथ हो जाते, क्योंकि जनरली फिर जब औलाद बड़ी होती है तो वो या तो एक लिटिगेशन करती है, या बहन को जब समझ आता है कि नहीं मेरे साथ तो हाथ हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, तो वो इस लिटिगेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करती है। और अगर आपके साथ ये तीनों काम हो जाते हैं, इनमें से कोई एक
या तीनों इकट्ठे या तीनों में से कोई एक आपके साथ हो जाता है, तो आप अपनी रेड रिसल कैसे करवाएंगे? सवाल ये उठता है। और ऐसे कौन से दवाजात हैं जो करने से आपको आपका हक सही मायनों में मिल सकता है? सबसे पहले तो एक बहुत ही गलत फिनोमेना है कि जी 404 जो है ना लॉन्च कर दी जाए। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि 403 404 जो है ये डील करती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। अगर तो प्रॉपर्टी मूवेबल है तो देन ये परफेक्ट है, अगर प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद घर प्लॉट है तो देन ये परफेक्ट नहीं है। उसके लिए 405 और 406 के अंदर उसकी पनिशमेंट है ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी शख्स जो आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के हवाले की और वो उसको यूज कर रहा हो और वो मिस एप्रोप्रिएशन करे, डिसऑनेस्टी के साथ उसको बेच दे, सेल कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो इसलिए सबसे बेस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो 405 और 406 की है। अगर आपने सिविल मुकदमा जात करने हैं, अपनी रिकवरी करवानी है, अब मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं। पहले स्टेप पर इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे प्रॉपर्टी ले ली है धोखाधड़ी के साथ या खुद बुद करके। अगर तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी ले ली गई तो आप उसके लिए सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब तक विद कंसेंट और कंसिडरेशन के साथ नहीं बनाया जाएगा। अब विद कंसेंट क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल लेक्चर नहीं बनाने वाला, क्योंकि इनके ऊपर मैं ऑलरेडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेक्चर बना चुका हूं। कंसिडरेशन के कुछ देने की एवज कुछ लिया जाए, कुछ फायदा आपको मिल रहा है, तो उस हर वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कंसिडरेशन नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा इन द आई ऑफ लॉ। अब सवाल ये पता होता है कि गिफ्ट क्या है। गिफ्ट समथिंग डिफरेंट। गिफ्ट के अंदर राइट किसी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा। गिफ्ट आपकी अपनी पर्सनल चीज है, जिसको चाहे आप दे दें। अब यहां पर कुछ लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहन ने गिफ्ट कर दिया। नो, ये गिफ्ट हो ही नहीं सकता। गिफ्ट का और इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। गिफ्ट एक और चीज है, उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। ये समथिंग डिफरेंट, ये इनहेरिट प्रॉपर्टी का मैटर है। यहां पर गिफ्ट लाई नहीं करता। यहां पर चूंकि जब लॉ कहता ही नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी, लॉ आपको आपकी प्रॉपर्टी देता है, बाप की डेथ के बाद प्रॉपर्टी तमाम औलाद में बराबर में तकसीम हो जाएगी। अगर आपसे इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी हथिया ली गई है, तब भी आप उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के हकदार हैं सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी का दावा करके। इस दावे के अंदर आप उस भाई को भी पार्टी बना सकते हैं। अब अगर उस भाई ने प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिया तो आप उस पार्टी को भी अपने दावे में पार्टी बना सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसके अंदर सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आपके भाई ने अपने नाम पर आगे सेल नहीं की, अपने नाम पर लगवा ली है, सूट फॉर पार्टीशन आप फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर भी चाहे आपने कॉन्सेंटली स्टाम्प कर दे हो, बयान दे, तब भी आप इसको रिबर्टल करवा सकते हैं, इसको डिसमिस करवा सकते हैं, सेट असाइड करवा सकते हैं इस एग्रीमेंट को कि जी वो विद कंसेंट नहीं थे, मैंने किसी प्रेशराइज के अंदर बयान दिया, मैंने किसी इन्फ्लुएंस के अंदर बयान दिया, मैंने किसी और प्रेशर के अंदर आकर, किसी और इमोशनली फीलिंग्स के अंदर आकर, किसी भी बेनिफिट्स में, किसी भी फीलिंग्स में, किसी भी प्रेशर में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो एप्लीकेबल इन द आई ऑफ लॉ हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपलोडेड है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इमोशनली ब्लैकमेल एटसेट्रा, इन्फ्लुएंस, अनडू इन्फ्लुएंस, सॉरी, तो इनके ऊपर मेरे लेक्चर्स अपलोड है, आप वो जाकर देख लीजिएगा। उनके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर इमोशनल फीलिंग्स, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एटसेट्रा आ जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। और ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहन की तरफ से प्रॉपर्टी भाई को ट्रांसफर की जाती है। पहला सूट, सूट फॉर कैंसिलेशन। सेकंड सूट आप इसके साथ कर सकते हैं, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको बता दिया। थर्ड सूट जो आप इसके साथ फाइल कर सकते हैं वो है सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन मतलब कि जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती, स्टे दे दिया जाए, चाहे टेम्पोररी इंजेक्शन कोर्ट से वक्ती मिल जाए या परपेचुअल या परमानेंट इंजेक्शन आपको मिल जाए, कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहा है, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी किसी को सेल कर देगा, या कुछ प्रॉपर्टी से सेल कर दी और कुछ भाई के नाम पर अभी है जिसको वो सेल कर देगा, तो ऐसी सूरत में वो आपकी मजीद प्रॉपर्टी को सेल ना करे, ताकि कम से कम आपकी उससे ही आपकी पूरी प्रॉपर्टी की रिकवरी हो सके, माइट बी प्रोबेबल। तो इस तरह से आप अपने वालिद की जायदाद के ऊपर स्टे ले सकते हैं ताकि फर्दर इसको आगे सेल ना किया जाए, इसको आगे बेचा ना जाए। थर्डली, आप सूट पर डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं कि अपने राइट को डिक्लेयर करवाना कि इस प्रॉपर्टी के किस किस हिस्से के ऊपर मेरा कौन कौन सा राइट है और कितना राइट है, तो ये कोर्ट आपको डिक्लेयर कर देगी। तो बेसिकली ये चार सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेहतरीन सूट्स हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर जहां पर बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, या हिस्सा तो कोर्ट लॉ ने उनको ट्रांसफर कर दिया, बट फ्रॉड से, रिप्रेजेंटेशन से, अनडू इन्फ्लुएंस से, किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से उनसे वो हिस्सा हथिया लिया भाइयों ने। अब सवाल ये होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें या सिविल करें।
अगर सिविल प्रोसीडिंग आपने लॉन्च कर दी है तो फिर क्रिमिनल का फायदा नहीं, फिर सिविल ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने पहले क्रिमिनल कर दी तो फिर उसके साथ आप सिविल को भी फाइल कर सकते हैं। अब इस तरतीब को भी ज़रूर याद रखिए कि पहले सिविल तो फिर क्रिमिनल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिविल के बाद ही आप क्रिमिनल के अंदर भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले क्रिमिनल शुरू कर दिया तो फिर साथ में आप सिविल भी शुरू कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि एक ही प्रोसीडिंग को आगे लेकर चला जाए। अब थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन वाइज बताता चलूं कि सूट फॉर पार्टीशन आप किस सेक्शन के तहत करेंगे ताकि आपके लिए और ज्यादा आसानी हो। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है, आप जनरल पब्लिक है, तब भी आपके लिए आसानी हो, आप लॉ को समझ सकते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन दावाजात के अंदर आप कौन सी ग्राउंड्स को कैसे लिखेंगे कि आपका दावा मजबूत तरीन होगा। और अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वकील ज्यादा कैपेबल है। ये दो चीज़ें आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन के लिए जो आपको सेक्शन अट्रैक्ट करेंगे, लाई करेंगे, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर सेक्शन 53, 54 और सीपीसी के अंदर ऑर्डर 39 रूल 1 to 5, और साथ में ही आप सेक्शन 8 का रिकवरी ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी का दावा भी फाइल कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। सूट फॉर पार्टीशन, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन जो लाई करेगा 39, और सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 42। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे आपको अपनी प्रॉपर्टी को अवेल करवाने में। अब अगर आप वकील हैं तो ग्राउंड कौन से लिखें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक वकील की, एक लॉ कंसल्टेंट की, एक प्लीडर की, एक एडवोकेट की, वो ये है कि वो दावे सभी मैंने आपको बता दिए। अब इन दावों के अंदर ग्राउंड्स कैसी आपने क्रिएट करनी है कि ये बेनिफिट्स में आपके जाए, तो इसके लिए सबसे पहले क्लाइंट की बात को गौर से सुने कि शुरुआत कहाँ से हुई, एंडिंग कहाँ पर हुई, कब कब क्या क्या प्रोसीडिंग हुई, किस किस तरीके से बेहतर तौर पर कोर्ट को हम ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। तो ग्राउंड्स जो हैं वो आपको जजमेंट्स को पढ़ने से, वो आपको लॉ को पढ़ने से आती हैं, वो प्रैक्टिस से आपको उस तरह से नहीं आती कि जो एक बेहतरीन वकील को जजमेंट्स, लॉ की बुक्स, कमेंट्रीज को पढ़ने से आप उनको सीखते हो, समझते हो। अब अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका, जो वकील साहब आपसे बात कर रहे हैं वो बात कितनी ज़्यादा मौसर है आपके केस की रेड रिसल दाद रसी की हद तक। मज़ीद इससे ज़्यादा मैं डिस्कशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने अजीज़ कारब के साथ, और ऐसे तमाम वो मोहतरम ख़वातीन मेरी बहनें जो इस जुल्म ज़्यादती से गुजर रही हैं, वो इस लेक्चर को अपने तमाम सोशल सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और बहन बेटी को, किसी और माँ को इस अजियत का, इस जुल्म का सामना ना करना पड़े। वो अपने हक़ के लिए अदालत से जल्द रजू करके अपनी दाद रसी, अपनी रेड रिसल करवा सके। दोबारा हाजिर हूँगा एक नई सीरीज़ में, एक नए इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।